अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th बायोलॉजी में से है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ब्रीदिंग का अमल जो है वो क्यों ज़रूरी है और किस वजह से जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो इस्तेमाल होने वाली एक टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है रिस्पायरेशन। आपने देखा होगा कि जो रिस्पायरेशन का जो वर्ड है ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारे वेज़ हैं, उनमें ये अलग इसका मतलब जो है वो लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसका मतलब है कि एरोबिक ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज मालिक्यूल की इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस एटीपी मालिक्यूल्स। यानी कि फूड पार्टिकल्स जो आपके पास होते हैं, फूड मालिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में एटीपी जो है मालिक्यूल वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एनर्जी मिलती है हमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज़। तो ये हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। अब अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम इसको देखें तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो रिस्पायरेशन का वर्ड है जो हम आमतौर पर कॉमन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ब्रीदिंग, जबकि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम एनिमल्स को अलाउ करता है कि वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर लेके आएँ और टिश्यूज़ में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करें। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब टिश्यूज़ के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन का अमल होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए ही जो है वो बॉडी से रिमूव की जाती है। तो ये उसके एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में से शामिल है ये। अब अगर इंसान के रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी में होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से मिल के बनता है। तो अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो मिल के इस सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो नेज़ल कैविटी है जो नाक से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद फेरिंग्स है, उसके बाद एपिग्लोटिस है, उसके बाद लेरिंग्स है, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूज और एल्वोलाई तक जो है वो ये जाता है। तो ये पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गन्स मैंने नाम लिए सारे मिल के एक रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको डेवलप करते हैं। और यही वो सिस्टम है जिसके थ्रू गैसेस जो हैं वो बाहर से एंटर होती हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स में गैसेस जब एक्सचेंज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव होती है बॉडी से और ऑक्सीजन गैस जो है वो उसको बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है। तो वो सारा रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ जो है समझ ना आई हो या आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो उसको आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं।